आज से हो रही है क्रिकेट के महाकुंभ की शुरुआत, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन है बेहद अहम क्योंकि कल पहुंचे थे हम कुछ बेहद इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक और वहां से दिया रिबाउंड और आज दुनिया भर के बाजारों से काफी बेहतर संकेत है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा एक्शन, इस पर होगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन के लिए। आज की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की बात करनी है, ग्लोबल संकेतों को भी समझना है, बट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है अनिल जी, हम भी वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और वर्ल्ड कप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एशियन गेम्स। इस पूरे एशियन गेम्स में, बट इस पूरे हफ्ते हर शाम जाकर मजा आ जाता है अनिल जी, जिस तरह से मेडल पर मेडल आ रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंस। मैं भी शाम को जाकर सारी हाइलाइट्स सारे देखते हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है। मतलब मेरा 1 घंटा फिक्स है। आजकल मैंने शाम को जनरल न्यूज छोड़ के हाइलाइट्स देखना शुरू किया है। वर्थ इट सर, और बड़ा मजा आता है कि जिस तरह से हमारे भारतीय खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा मेडल टैली हमें मिला है, हाईएस्ट रिकॉर्ड बना है 81 मेडल्स, और अभी तो बहुत कुछ बाकी। तो अब की बार 100 पार तो बड़ा आसानी से होगा, उससे कहीं आगे बढ़ने की तैयारी हमारी है। और एथलेटिक्स में सर, शूटिंग से ज्यादा एथलेटिक्स में गोल्ड, ये सरप्राइजिंग है, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि शूटिंग और बॉक्सिंग में थोड़ी और कुश्ती में हमारी पहले पहचान बनी हुई है बिल्कुल। और कबड्डी, हॉकी में हम पुराने वीर हैं, बिल्कुल है। क्रिकेट तो ठीक है अपनी जगह, बट जिस तरह से आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से एथलेटिक्स में मेडल्स आ रहे हैं और सब अननोन है ना, जिनको आप आमतौर पर बहुत आसानी से जानते पहचानते नहीं है। ये बड़ी चीज़ है कि वहाँ से स्टार निकल रहे हैं, वहाँ से बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एशियन गेम्स, वन ऑफ द बेस्ट एशियन गेम्स वी हैव सीन सो फार, और आई एम श्योर कि अभी भी आगे बहुत कुछ होगा। सर, मजा आ गया वैसे। और कल जैवलिन में भी मजा आ रहा था। किशोर जेना गोल्ड, ऑलमोस्ट गोल्ड के लेवल पे थे। लेकिन कई बार ये होता है कि ये सब नए खिलाड़ी हैं, बड़े टूर्नामेंट्स में पहली बार पहुंचते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि आप कहीं फाइनल में जाकर कहीं हल्का सा एक्सपीरियंस की कमी से रुक जाते हैं। लेकिन ये अनुभव भी, भले थोड़ा चूक भी गए हो, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके लिए अनुभव आगे बहुत काम आएगा। सर बिल्कुल, तो वहाँ पर तो मज़ा आ रहा है। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट मैच है, आई थिंक हॉकी का फाइनल भी आज है जापान के खिलाफ, तो उस पर भी मज़ा आएगा। वर्ल्ड कप सर, यहाँ पर क्या तैयारी? अगला 1.5 महीना बहुत मज़ेदार रहने वाला है। बिल्कुल, 19 नवंबर तक चलेगा वर्ल्ड कप, और लंबा टूर्नामेंट है, और पूरी देश दुनिया की नज़रें हैं भारत में हो रहा है। और भारत में तो वैसे भी बड़ा क्रेज़ क्रिकेट का सबसे ज़्यादा किसी भी स्पोर्ट को लेकर है, तो वही है। तो जाहिर सी बात है कि और ये वाले लंबे मैचेस हैं, मतलब वनडे वाले हैं, 2020 नहीं तो आप लगभग आधा दिन तो कम से कम बिजी रहते हैं। 2 में से 1 इनिंग तो आप हमेशा देखना प्रीफर करते ही हैं। तो आई थिंक बड़ा मज़ा आएगा, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बस एक ही चीज़ है जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ, बस मैचेस में बारिश ना हो। हाँ, वैसे तो नहीं होनी चाहिए सीजन नहीं, अभी भी प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी कुछ ऐसे हुए जहाँ बारिश हुई है, तो बस आजकल वो पता नहीं चलता कब। वैसे तो समय उन्होंने ठीक चुना है, अक्टूबर के शुरुआत से बारिश का सीजन ऑलमोस्ट चला जाता है। लोग तो अक्टूबर हीट की बात करते हैं, लेकिन अगर बारिश ना हो, बस मैचेस अच्छी देखने को मिले और पिच ऐसी हो जहाँ बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को कमाल करने का मौका मिले। मतलब टॉस डिसाइड ना करे कि कौन जीतेगा। जो टॉस जीते हुए मैच जीते वो नहीं होना चाहिए, करेक्ट। जो अच्छा खेले वो मैच जीते वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, तो वैसा है, तो देखते हैं। और इसलिए हमने भी स्पोर्टिंग मूड में, और आज हमने आपके लिए एक बहुत विशेष रखा है कार्यक्रम। बिल्कुल, और वो ये कि आपको हमारे सारे एक्सपर्ट्स स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट देंगे। ये आपके लिए बना है कि सारे स्टॉक एक्सपर्ट्स की तरफ से एक स्टॉक ऐसा आएगा जो अब से लेकर ये पूरा जो वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट चलेगा तब तक आपके लिए धुआंधार प्रदर्शन कर सकता है। सो एक बेहतरीन पिक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाएगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाएगा। लेकिन आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स अभी से स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं, जो आपको अब से लेकर वर्ल्ड कप तक के लिए इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ से। तो ये एक बेहतरीन पिक होगी हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और दीप ने जो मुझ पर दबाव बनाया है, पिछले 2-3 दिन से लगातार बना रहे हैं। अगर मैं झेल पाए तो कोशिश पूरी है, देना पड़ेगा। ठीक है, व्यूअर्स भी मांगते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, चलिए, और भी कुछ खास हम प्रोग्रामिंग लेकर आने वाले हैं, जिस पर 7:30 बजे ट्रेडर्स डायरी का हमारा जो शो है, उसमें भी हर दिन हमारी तरफ से हम आपके लिए आएगा वर्ल्ड कप स्टॉक। 7:30 से 8 के बीच में जो आप ट्रेडर्स डायरी का शो देखते हैं वो भी मिस मत कीजिएगा। वहाँ पर भी आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक हमेशा हर रोज़ हमारे प्लेयर्स की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। तो यह प्लानिंग है, इसके अलावा भी ढेर सारी प्लानिंग आपको आती हुई दिखेगी
जो वक्त वक्त पर हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल। अभी के लिए इतना काफ़ी है। आज तो शुरुआत है, बट पूरा वर्ल्ड कप है। नहीं, आज स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट जो आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है, बड़े काम का है, वो देखना चाहिए। और थ्रू द डे आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। यस, बिल्कुल। चलिए सर, तो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट का इंतजार है, वर्ल्ड कप का शुरुआत हो रही है आज के। जरा ट्रिगर्स भी बता दे सर, थोड़े बेहतर से। सबसे बड़ा ट्रिगर दीप आता दिखा है कच्चे तेल में तेज गिरावट को लेकर 5% की जबरदस्त गिरावट आई है। और 3-4 दिन में ही आप देखिए $97 से $86, $10-11 इस तरह से तेजी से लुढ़का है। ये बड़ी रिलीफ की बात है हमारे लिए, स्पेशली हम जब इलेक्शन वाले सीजन में जा रहे हैं तो उससे पहले कच्चे तेल की गिरावट बड़ी काम की है। डाउ 125 अंक चढ़कर मजबूत बंद हुआ है अच्छी रिकवरी के साथ। नेस्डेक में 250 अंकों की तेजी रही है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों ही थोड़े ऊपरी स्तरों से नरम होते हुए दिखे हैं, वो भी अच्छा संकेत है। लेकिन हाँ, मेटल्स अभी भी कमज़ोर है। कॉपर का दाम 5 महीनों के निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर अभी तक राहत आई नहीं है। लेकिन बाकी संकेत काफ़ी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। तो कल इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज के संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिखे। कैसे समझना है सर, स्पेशली ये जो आप 3-4 फैक्टर्स हैं उसमें से 3 फैक्टर्स तो कल अच्छे रहे, डॉलर भी एक्चुअली गिरा है, चारों फैक्टर्स में आपको थोड़ा संकेत बेहतर होते हुए दिखे। ये नियर टर्म रिलीफ माने या फिर एक बार बाजार ने डिसाइड कर लिया कि ये बहुत हो गया, अब थोड़ा संभलो भी? नहीं, एक तरफा गिरावट के बाद कहीं तो आपको रुकना है। ये थोड़े से ओवरसोल्ड हो गए थे अमेरिकी बाजार और थोड़े से ओवरबॉट हो गए थे आप डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड्स में। जी सर। तो इस वजह से एक करेक्शन आना था। अब ये करेक्शन वापस से एक जो रिकवरी आ रही है, हल्का फुल्का कमजोरी की तरफ जो एक्शन था उसका रिएक्शन है, ये थोड़ा, ये एक आध दिन में पता चलेगा, देखते हैं। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ क्लियर है दीप कि अमेरिकी बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं जो मेक और ब्रेक है। दूसरा, एक तरफा तेजी आपके अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स में हुई है, 7% के ऊपर भी निकला था, अब घटकर वापस से 6.7% के आसपास आया है। 4.7% के आसपास आया। 107 के ऊपर आपका डॉलर इंडेक्स निकला था, 107.10 तक भी पहुंचा, वहाँ से घटकर 40 बेसिस पॉइंट 106.50 आ गया। बहुत अच्छा पुल बैक, आधा % बहुत तेजी से घटा है। सो डॉलर इंडेक्स में भी अच्छी तेज गिरावट हुई है ऊपरी स्तरों से। बॉन्ड यील्ड्स भी कमज़ोर होते हुए दिखे। और कच्चा तेल सबसे बड़ी बात, जो हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका में भंडार बढ़ने की उम्मीद में जो कच्चा तेल, और ये ट्रिगर इंपॉर्टेंट है। यस सर। ये ट्रिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कच्चे तेल के रिजर्व्स जो स्टोर करके अमेरिका में रखा जाता है वो बढ़े तो ये फंडामेंटल रीजन से घट रहा है। तो अगर आर्टिफिशियल सप्लाई करके सप्लाई को रोक के ओपेक दाम को ऊपर रखना चाहता है तो सामने रिजर्व्स भी हैं, भंडार भी है। सो आई थिंक ये जो 2 दिनों में कच्चे तेल में तेज गिरावट है, अब हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वापस से $80 के नीचे जल्दी से चला जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दीप इसकी वजह से कि 80 नीचे की तरफ, ऊपर 97-98-100, आपको ये 10 से $15 की रेंज में कच्चा तेल घूमता हुआ दिखेगा। तो वो कम से कम, अब एक जो वो डर था ना ऊपर का कि 100 पार हो जाएगा और कोई किसी की रिपोर्ट 140 की आ रही है, 120 की आ रही है, वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस से आप निकल जाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हम इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, दाम बढ़ने वाले हैं नहीं यहाँ पर कच्चे तेल आपके पेट्रोल डीजल के। आज ऑयल कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए। एक रिकवरी ऑयल कंपनियों में आ सकती है। ओएनजीसी और कमज़ोर होना चाहिए, चूंकि मैं कल शॉर्ट दे ही चुका था इसलिए मैंने आज वापस रिपीट नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि एक कच्चे तेल को लेकर भी एक अच्छा प्ले आज बनेगा। ये हो सकता है जहाँ ओएमसीज में आपको खरीदारी आती दिखे तेल कंपनियों में, वहीं ओएनजीसी जैसे शेयर थोड़े से आज कमज़ोर होते हुए दिख सकते हैं, वहाँ पर भी आपका एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। गॉट। चलिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो थोड़ा आज ग्लोबल संकेत बेहतर हो गए हैं, थोड़ी बॉन्ड यील्ड भी गिर गई है, कच्चा तेल भी गिर गया है। हमें कैसे समझना है सर, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने भी रिएक्ट किया है, हालांकि एंड में थोड़ा हम रिकवर भी हो जाते हैं। कल भी आप देखें तो एंड में थोड़ी रिकवरी थी, बट फिर भी 450 पॉइंट का कट था बैंक निफ्टी पर सर। निफ्टी भी आपका करीब 2 दिन से 100-125 अंक गिरकर बंद हो रहा है सर। तो दीप, मेरे ख्याल से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहे हैं। पिछले 2 सेशन से मैं लगातार आपको एक बात कह रहा हूँ कि 19,200-300 के आसपास जो भी 5-50 पॉइंट आप अपना डिसीजन ले लें, लेकिन उन लेवल के आसपास इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट जारी
जानी ही जानी जानी चाहिए। वो समय आ रहा है और एग्जैक्टली बाजार ने उन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट दिया। कल हमने 19,250 19,350 की रेंज दी थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 19,333 से घूम गया। बैंक निफ्टी के लिए भी वही 43,600 सॉरी 43,600 43,825 43,850 के आसपास से घूम गया, तो परफेक्ट लेवल पे से घूमे हैं। सो मेरा ये समझना है कि भारतीय बाजार भी इन लेवल के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और क्यों करेंगे, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण जो है वो है कि ग्लोबल संकेत आपके लिए थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि कच्चा तेल तेज़ी से घटा है। तीसरा कारण ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बहुत नीचे 25% के आसपास है, लोअर साइड पर है। तो इसलिए इंडेक्स अब शायद ज़्यादा उन्हें बेचने, कैश मार्केट की बिकवाली तो हमेशा कर ही सकते हैं, लेकिन इंडेक्स और उन्हें बेचने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, तो उस हिसाब से इंडेक्स पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है। चौथा ये कि आप एक तरफा 20,222 का हाई बनाकर 15 सितंबर के आसपास वहाँ से अच्छा खासा 19,200 300 के आसपास आ चुके हैं, तो आपका एक अच्छा साइजेबल करेक्शन हो गया 4% के आसपास का, विच इज़ गुड। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब आप सपोर्ट लेवल के आसपास, तो मेरा ये समझना है एक ही रिस्क है मार्केट की अब आज के सेशन में, बाकी सब खत्म। एक रिस्क है, वो है एफआईज की सेलिंग। कल के सेशन में आंकड़े बहुत ही खराब है, लेकिन क्या कल जैसे आंकड़े आज फिर से आएंगे या शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर कल 4,400 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली करते हैं, 7,200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हैं, तो ये बहुत भारी भरकम है। लेकिन एफआईज की तरफ से भी ऐसे ही कैपिचुलेशन होता है। ये कल मतलब ऐसा वो संकेत है कि भाई सब बेचो। हाँ, सब बेचो। जो हेज फंड टाइप के जो एफआईज होता है ना, जो ट्रेड करते हैं, कितने एफआईज में जानता हूँ जो दिन के दिन ट्रेड करके निकल जाते हैं आके। हाँ, वो हेज फंड से क्या है, हेज फंड थोड़ा सा सभ्य नाम है, रेस्पेक्टेड नाम है। ट्रेडर थोड़ा सा कम रेस्पेक्ट है, तो वही ट्रेडर ही, करेक्ट, कोई फर्क नहीं है। हमारे ट्रेडर भी हेज फंड मैनेजर ही हैं, खुद का फंड मैनेज कर रहे हैं, करेक्ट, बिल्कुल। वो ट्रेडर है तो नाम आप उसको ऐसा लगता है, खुद का पैसा लगा के कर रहे हो तो इज्जत कम है, दूसरों के पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इज्जत ज्यादा है। ये कौन सा कानून है भाई? सही बात है। लेकिन ऐसे ही है कि हेज फंड वालों को ऐसा मानते हो, मतलब आपने उनको लाइसेंस दे रखा है, तुम जो मर्जी आया सुबह लो शाम को बेच दो, आगे आज लो कल बेच दो, ट्रेडिंग धड़ाधड़ करते रहो, कोई बात नहीं, आप तो हेज फंड हो। मतलब दूसरों का फंड मैनेज करे तो ठीक, खुद का फंड मैनेज करके ट्रेडिंग करे तो अरे ये तो ट्रेडर है। ये खत्म होना चाहिए, तरफ मानसिकता खत्म होनी चाहिए। सो वो भी वैसे ही है। सो आई थिंक काफ़ी हेज फंड्स का कल कैपिचुलेशन हो गया, उनको जो बेचना था बेच दिया। सो आई थिंक बाजार हल्के हो गए काफ़ी। सो आई थिंक यहाँ से बढ़ने को तैयार है। मैं तो सुबह भी 7 बजे जब फोन कर रहा था यही कह रहा था मैं, अगर फ्लैट शुरू हुआ तो तुरंत, मैं तो अभी भी कहता हूँ 20 पॉइंट ऊपर खुले तो भी ले लेना, तुरंत भी नहीं है तो भी ले लेना। हाँ, तो भी लेना। और कल भी हमारी राय ये थी कि शॉर्ट काट के जाना चाहिए आपको एटलीस्ट। तो आई थिंक थोड़ी मजबूती के लिए तो तैयार हो रहे हैं। अब पॉइंट क्या है, क्या आज ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? और इसका जवाब है ना। क्योंकि देखिए, घाव जितना गहरा हो, चोट जितनी ज़्यादा हो, उसको ठीक होने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है। तो आपने मार भी बहुत खाई, थप्पड़े दोनों तरफ खाई है, एक गाल पे नहीं दोनों गाल पे पड़ी है, और अच्छी खासी पड़ी है। और कल बड़े टाइम बाद में मिड कैप शेयरों में भी अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा है, शुरुआत वहाँ भी हुई थी कल। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। आज वीकली एक्सपायरी भी है, कल आपके आरबीआई की पॉलिसी भी है, एक्शन बहुत सारा है। सो इस लिहाज से थोड़े ऊपर नीचे होंगे, लेकिन कम से कम ये एक अच्छी बात आज के लिए है कि आप अगस्त के जो लोज हैं 19,225 250 के निफ्टी के, 43,600 43,800 के बैंक निफ्टी के, उसको आसानी से नहीं तोड़ेंगे। जिस सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आपको रुकना चाहिए वहां रुक जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आप जरूर रखिए, इतना कॉन्फिडेंस। अब रिकवरी होगी, इस रिकवरी में आपको 2 चीजें करनी है। एक, अगर कहीं हल्का होना है तो वो लेवल देखिए, और दूसरा ये कि थोड़ी रिकवरी, मुझे लगता है कि एक रिकवरी के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बाजार ऊपर। यस, बिल्कुल। चलिए, तो अच्छी बात है, अच्छा सेटअप आ रहा है। जरा फिर आज की कुछ खास बातें। आज की खास बात में एक और चीज़, आज शुरुआत अगर हम बड़े गैप से, अगर ये भी 15-20 पॉइंट के ऊपर खुलते हैं तो खरीद तुरंत ले लेना है, ठीक है। नीचे खुलते हैं तो 100% लेना है। ज़्यादा ऊपर खुल गए और एक बार ऊपर गए तो वहाँ से झटका लगेगा, फंसे हुए लोग बेचेंगे एक बार, और जो पहला डिप आएगा उस डिप में लेना है, उस डिप में लेना। सो स्ट्रेटेजी क्लियर रखो कि कहाँ एंट्री करनी है, पॉइंट लेवल क्लियर बना के रखो कहाँ करनी है, उसके लिए हम आगे तैयारी करते हैं। अब आइए आज की स्टडी, कच्चे तेल की तेज गिरावट और ग्लोबल मार्केट की रिकवरी, बॉन्ड यील्ड्स और ये सब जो ठंडे हुए हैं, डॉलर इंडेक्स, उसका सहारा थोड़ा मिलेगा। लेकिन एफआईएस की बिकवाली अब भी ज़बरदस्त है, कल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए, लेकिन कल तक हो गई, आज होगी क्या, ये सबसे बड़ा आज का
ट्रम्प कार्ड है। अगर आज एफआईज की बिकवाली ना होकर अगर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले एफएनओ में, तो आपके लिए रिलीफ की हो सकती है, जिसके चांस बन भी रहे हैं। अब आइए 31 अगस्त के जो लोअर लेवल से वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे। निफ्टी पे आपने 19,225 250 देखा है, बैंक निफ्टी पे 43,643 है। बैंक निफ्टी पे 31 अगस्त का तो 43,830 है, लेकिन 15-16 अगस्त का जो लेवल है 43,600 का, तो ये रेंज आपके लिए जो आ रही है 19,225 19,350 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 43,600 43,800 बहुत मजबूत सपोर्ट है। मैं फिर एक बार कहूँगा दीप, इस रेंज में जो लोग इन्वेस्ट करने की सोचे थे और 20,200 पे उनको ये लगा मैं तो मिस कर गया, मैं तो ले नहीं पाया, मैं तो चूक गया और अब करेक्शन आएगा तब लूँगा, उन लोगों को 100% लेना है। निफ्टी बैंक निफ्टी कल दोनों इस रेंज में पहुँचे हैं। अगर आप कल ले पाए आपकी मर्जी, नहीं ले पाए आज कल में फिर आए इस रेंज में, एक इंस्टॉलमेंट आपको जितना मन करे 5%, 10%, 25%, 35%, जो आपको ठीक लगे, लेकिन लीजिए जरूर, नहीं तो आप कभी ज़िंदगी में कभी आप नीचे में पैसा नहीं डाल पाएंगे। हर बार नीचे के लेवल $95 पर सबको $140 लगता है कच्चा तेल, और 70 आते ही सबको 40 लगता है। वो होता ही है मार्केट, और हर एक चीज़ में मार्केट का वैसे ही है। और ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा, लेकिन आप किस तरह से हिम्मत करके कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, तो ये रेंज जरूर ध्यान में रखिए और वहाँ पर पैसा लगाना ही लगाना है। गॉट इट, वो आ रहा है वो लेवल। बिल्कुल ठीक है सर। आज के संकेत सर? ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज की तरफ से नेगेटिव है, वायदा कारोबार डीआईज के संकेत पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटीमेंट है थोड़ा सावधानी भरा, नेगेटिव भी किसी किसी का हो सकता है, मेरा कोशिश है। और ट्रेंड आज के लिए अभी भी पॉजिटिव है। मैंने यही कहा जब तक अगस्त के लोज नहीं टूटते तब तक हम ट्रेंड में बदलाव करके उसको नेगेटिव नहीं करेंगे। और वो लाइन में बोलना भी भूल गया, निफ्टी 19,250 और बैंक निफ्टी 43,600 माफ़ कीजिए 44,000 नहीं है, 43,600 के नीचे बंद होने पर ही ट्रेंड में बदलाव। 43,600 कर लीजिए इसको, 19,250 43,600 इसके नीचे बंद होने पर ही ट्रेंड जो आप कल बता भी रहे थे ये रेंज। ठीक है सर। बड़े लेवल्स आज के निफ्टी 19,340 385 आपके लिए सपोर्ट जोन है पहला, आई थिंक यही नहीं टूटेगा। इसके ठीक नीचे 19,225 19,300 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। हायर साइड पे 19,485 19,550 एक बार आज इस लेवल को तो कहीं ना कहीं हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे ताकत और कितनी बनती है। अगर बनी तो 19,600 675 हाँ इस रेंज में आए। और आप 3-4 दिन से परेशान हैं बाजार को लेकर, और इस रेंज में निफ्टी अगर आज और कल में आपको मिलता है तो हल्के होने के लिए आपको बढ़िया मौका मिलेगा, वो ध्यान में रखिए। ठीक है। बैंक निफ्टी 43,600 43,850 यही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस पर फोकस करना है। और इसके नीचे तो फिर नई रिस्क खुलती, तो इसलिए मैं आज लेवल दे नहीं रहा हूँ, आज सिर्फ एक ही लेवल दे रहा हूँ, एक ही रेंज दे रहा हूँ। ऊपर की तरफ 44,150 44,250 पहला आपका ऊपरी लेवल है जहाँ तक जाने की कोशिश होगी। उसके बाद 44,300 से 44,525 है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हायर साइड का जोन निकल कर आता है। गॉट इट सर। ठीक है। अच्छा, बाजार का डेटा एफआईएस की पोजीशनिंग अब 24-25% स्थिर हो गई। पुट कॉल रेशियो भी कल आपका ज़्यादा बदला नहीं है सर, कैसे समझना है आज, क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी? उसका रीजन ये है कि कल एफआईएस ने कुछ अलग हटके किया है। हाँ। और अलग हटके ये किया, कल इंडेक्स को छोड़ दिया। अब इंडेक्स 25% ही लोगे तो क्या बेचेंगे, कितना बेचेंगे? तो ये चीज़ तो क्लियर, लेकिन स्टॉक्स में आ गए जो कल 4,500 करोड़ का कैश, 7,200 करोड़ का फ्यूचर, मतलब मेरे ख्याल से हाल ही के दिनों की सबसे बड़ी बिकवाली है। यस सर। 11,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, किसी भी लिहाज से कम नहीं होती। बिल्कुल सर। तो कल बड़ा बेचा है, तो स्टॉक्स का मामला है वो दिक्कत वाला है। इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन 25% कंफर्टेबल है, पुट कॉल रेशियो दोनों ही कंफर्टेबल है निफ्टी बैंक निफ्टी के। विक्स में कोई खास बदलाव है नहीं। ठीक है, बताएं फिर स्टॉप लॉस है सर मौजूदा पोजीशंस के। 19,300 इंट्राडे, 19,250 क्लोजिंग, ये सिंपल स्टॉप लॉस है जो आपको लगा के चलना है। थोड़ा दूर का रखना है तो 19,250 का रख ले, जैसा भी आपको ठीक लगे। बैंक निफ्टी इंट्राडे 43,800 क्लोजिंग 43,600, और किसको दूर रखना है तो 43,600 का दोनों ही रख ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब 43,600 का मतलब ये नहीं कि 43,590 हो गया और वहीं से घूम गया तो आप बोलो मेरा तो ट्रिगर हो गया था। 5-50 पॉइंट आप अपना दिमाग खुद उस वक्त लगा ले, देख ले कि भाई एक्चुअली ढंग से ट्रिगर हो रहा है ना, वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है। और ये कोई ऐसा लेवल नहीं कि 43,600 तोड़ते सीधा 400 पॉइंट नीचे गिर जाएगा बैंक निफ्टी, आपको मौका ही नहीं मिलेगा स्टॉप लॉस लगाने का, ऐसा भी नहीं है। सो गिरेगा ना तो भी क्या है 43,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा, तो 50-100 पॉइंट आप थोड़ा सा इन लेवल पे देख लीजिए, क्योंकि आप 46,300 से घट कर यहाँ आ रहे हैं। 46,300 से 43,500 मतलब अच्छे खासे 3,000 पॉइंट के आसपास आप घट रहे हैं। यस सर। करेक्ट। सो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस को एकदम वो बुकिश लेवल पे, ये अपने क्रिकेट तो खेल नहीं रहे, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि 99 पे सेंचुरी न्यू ईयर 100 पे ही हुई है ना, वैसा है। सो अपने थोड़ा सा अपना
दिमाग भी लगा के ये काम करना है। अब आइए बैंक शॉर्ट साइड पे 19,675 थोड़ा दूर का है, लेकिन यही स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा, ज़्यादा बेहतर है। जिनको बहुत ही छोटा लगाना हो वो 19,500 का लगा ले, आपकी मर्जी पर है। बैंक निफ्टी 44,200 और 44,625 क्लोजिंग बेसिस पे 44,625 है, इंट्राडे 44,200 है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। और निफ्टी में भी अगर किसी को छोटा रखना है तो इंट्राडे 19,500 का भी रख सकते हैं आप, ये आपके लिए। ठीक है सर। नई पोजीशंस कैसे बनानी है? खरीदना है निफ्टी 19,300, ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। कल के लोस के नीचे 19,465 485 दो छोटे लेवल हैं, 525 550 दो मीडियम लेवल है, 600 625 तक के बड़े लेवल के लिए करनी है आपको खरीदारी निफ्टी में। बेचना चाहते हैं 19,600 से 675 की रेंज में, आप सोचेंगे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक लेवल दे दिए है बात तो सही है, लेकिन ढंग का लेवल वहीं बनता है शॉर्ट करने का। 19,550 के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपको बेचने के, वो आपकी मर्जी पे। अगर आपको लगे कि 19,550 पे मुझे बेचना है तो आप देखिए, अदरवाइज बेहतर ये है कि आप 19,600 675 की रेंज में आप शॉर्ट करें। क्लियर है ये आपके लिए। और टारगेट जो बनेंगे दीप वो होगा 19,550 525 485 465 435 385 और 365 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। ठीक है सर। अब आइए खरीदारी की। बैंक निफ्टी 43,600 या 43,800 आपकी श्रद्धा के अनुसार आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी जरूर करें। इन लेवल पे एक चांस जरूर लेना चाहिए। जो लोग नीचे में खरीदने का मन करते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते, उनके लिए गोल्डन चांस है एक्सपेरिमेंट करने का। तो यहाँ पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस ये 43,600 का होगा। टारगेट 44,150 250 और 44,300 तीन छोटे टारगेट हैं। 44,350 402 मीडियम टारगेट, 44,525 44,575 बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। बेचना जो चाहते हैं बैंक निफ्टी वो 44,400 44,575 की रेंज में बेचे, थोड़ा ऊपर ही बेचे। बेचने के लिए कोई हड़बड़ी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं बिका तो कोई बात नहीं, पहले लॉन्ग पोजीशन तो छोड़ो, शॉर्ट तो बाद में करने की सोचना है ना। सो ये है आपके लिए बेचने की रेंज। स्टॉप लॉस आपका होगा 44,750 का। टारगेट जो बनेंगे 44,300 250 दो छोटे टारगेट हैं, 44,175 44,002 मीडियम टारगेट है, 43,950 43,850 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करें। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। कोई इंपॉर्टेंट आज के लिए वायदा कारोबार का कुछ इंपॉर्टेंट? वायदा कारोबार में क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए एक्सपायरी का दिन 19,400 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, आसानी से नहीं टूटेगा। 1,16,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 19,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 1,36,00,000 शेयरों का कॉल्स में वो रुकावट का लेवल है। मेक और ब्रेक लेवल आपके लिए 19,500, जहाँ पे मुझे लगता है कि खुलते ही पहुंच जाएंगे ऊपर। आ जाएगा, आना चाहिए, लगता तो है आना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ एक बार तो 19,500 के दर्शन हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है, तो 19,500 के ऊपर निकल के जैसे ट्रेड करना शुरू करेंगे मूड माल और बेहतर होगा। 19,500 के नीचे जब तक है तब तक आप ठीक है, और नए बुरे नहीं लेकिन अच्छे भी नहीं है। सो 19,500 गॉट इट। बैंक निफ्टी तो आज वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, नई एक्सपायरी का पहला दिन है आज। तो आपको एक डेटा बताऊँ जी सर। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन, और ये डेटा हमारे आशीष और बाकी लोगों के लिए भी बड़े काम के हैं। कल ऑप्शन में बिकवाली बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में जो एफआईएस की तरफ से जो आया डेटा 68,000 करोड़ का है। 68,000 करोड़ सेल फिगर है ऑप्शन में। इसका मतलब क्या है? वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी पे 68,000 करोड़ के ऑप्शन तो एफआईएस ने बेचे, खरीद बेचा। तो हर वीकली एक्सपायरी पे आप जो डेटा देख रहे नहीं है एफआईएस की बिकवाली खरीदारी के, बढ़ते जा रहे हैं। एक ज़माना था 3-3 4-4 5-5 हज़ार करोड़ के डेटा नहीं होते थे। यस सर। आज 68,000 करोड़ का डेटा खाली बैंक निफ्टी का है। सोचा कल निफ्टी ऑप्शंस में 26,000 करोड़ की खरीदारी है एफआईएस की। क्या ऑप्शन में? कल सेबी चेयरमैन बोल भी रही थी, सेबी चेयरपर्सन बोल भी रही थी ऑप्शंस के बजाय इन्वेस्टमेंट करवाओ, लेकिन देखो क्या ऑप्शन बोल हो रहा है। सब एफएनओ में सबको ऑप्शन सबको। चलिए, बड़ा डेटा वहां से निकल कर आ रहा है। बाय द वे बैन लिस्ट बढ़ गई है सर। इंडिया बुल्स तो बैन में बना ही हुआ था, डेल्टा कॉप और मन्नापुरम की भी एंट्री हो गई। 3 स्टॉक्स आपके लिए वायदा कारोबार के बैन में है। आइए और भी स्टॉक्स पर करनी है अनिल जी से बातचीत, लेते हैं उनके स्टॉक ऑफ द डे। यस सर। बहुत सारे हो सकते हैं दीप आज का, जैसे मैंने कहा कि तेल कंपनियां आज रिबाउंड देगी, ओएनजीसी थोड़ा और कमज़ोर होगा। अपडेट्स जो आए काफ़ी ज़बरदस्त है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपडेट बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया, स्टॉक भागेगा। लेकिन मैंने 2 स्टॉक इंटरेस्टिंग चुने। पहला है आपके लिए नवीन फ्लोरिन जी,
जहाँ पर आपको याद होगा जब इनके एमडी साहब ने इस्तीफा दिया था तब भी मैंने शॉर्ट कॉल दिया था और स्टॉक 10% से ज़्यादा गिरा था। कल फिर इनकी एनालिस्ट मीट थी या कुछ कॉल था जी सर, उसकी सारी डिटेल्स बाहर आई है। यहाँ पर बेचने की राय है, फ्यूचर्स के लेवल है 3870, इस मजबूत बाजार में भी बेचिए। कल के हाईस पे स्टॉप लॉस कल ग्रीन में बंद हुआ था 3810, 3750, 3725, ये तो मिनिमम टारगेट ज़्यादा बड़े भी आ सकते हैं। और वजह क्या है, जो मैनेजमेंट ने कल कहा कि एक तो जो इनके टॉप मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है उसका शॉर्ट टर्म में फ़र्क तो पड़ेगा कंपनी की परफॉर्मेंस पे, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, तो अभी भी दिक्कत है। तो दोनों ही चीज़ उन्होंने ख़राब लिखी। उसके बाद इनको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले ब्रोकरेज जेफरीज ने जो इनकी धुलाई की है, पूछिए मत। उनका पुराना टारगेट था 5475, 5500 का, और नया टारगेट दिया है 3625। सोचो 5500 से सीधा 3600, 2000 रुपये ऑलमोस्ट काट दिया, जो करंट प्राइस से भी 200 रुपये नीचे। यस सर, यो तो गया बिल्कुल वैसा हाल। तो ये हाँ, इस मजबूत बाजार में भी ये पिटेगा। दूसरा स्टॉक है आरबीएल बैंक, जो मेरा आरबीएल और बंधन दोनों मेरे फेवरेट रहे हैं लगातार। बंधन के नंबर्स आप देखेंगे ग्रेट नहीं है, आरबीएल के काफ़ी बेहतर है। बंधन भी चल सकता है क्योंकि इन स्टॉक्स में अब लोअर लेवल पे खरीदारी है ही। सो आई थिंक आरबीएल बैंक ज़्यादा बेहतर है। कल थोड़ा करेक्ट भी हो गया था, तो 250 के आसपास ये था। 247 कल के लोअर्स पे स्टॉप लॉस लगा के खरीदना है। 255, 258, 260 के 3 टारगेट के लिए। और मुझे लगता है कि इस नतीजों तक आरबीएल बैंक को आपको थोड़ा सा डिलीवरी लेकर रखना चाहिए पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से। एक अच्छा एक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो आरबीएल बैंक आपके लिए खरीदारी करने की राय। दूसरी तिमाही का जो अपडेट है बहुत मजबूत है। ग्रॉस एडवांसेस 21% बढ़े हैं, डिपॉजिट 13% ये बढ़कर आया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये है आपके लिए 2 अपडेट्स स्टॉक ऑफ द डे में भी, जहां पर रखने हैं नजर। आरबीएल अच्छे अपडेट्स पर, बट नवीन फ्लोरिन एनालिस्ट कॉल और जेफरीज के डबल डाउनग्रेड के बाद आज फिर से कमजोर होगा। आइए और अपडेट्स भी लेते हैं। ढेरों और अपडेट्स आए हैं बैंक्स की तरफ से, स्पेशली खबरें भी हैं, कुछ नए टैक्स नोटिस भी हैं, और साथ ही ढेरों ब्रोकरेज पर भी करना है फोकस। नुपुर, अरमान और आशीष हैं तैयार। नुपुर, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बजाज फाइनेंस पे आज नज़र रखनी है क्योंकि बोर्ड बैठक के प्रेफरेंशियल इशू QIP के जरिए कंपनी जो है वो बोर्ड बैठक करने वाली फंड जुटाने के अनाउंसमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ग्लोबल सर्विसेज जहाँ पे लॉक इन 18% का आज ओपन होने वाला है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। प्लाज्मा वायर्स का IPO जो है वो आज बंद हो जाएगा। छोटा IPO साइज है इसका 70 करोड़ के आसपास का, और अब तक अगर आप देखें तो करीबन 62 टाइम्स बढ़ते हुए दिखाए। रिटेल में 225 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया। अच्छा रिस्पॉन्स इस IPO को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपडेट से काफ़ी सारे बैंक से शुरुआत करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक एडवांसेस देखें तो 14% की ग्रोथ आपको पिछले साल के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में आती हुई नजर आएगी। डिपॉजिट देखें तो 10% से बढ़कर आया, और कासा रेशो देखें तो वहाँ पे हल्की फुल्की आपको गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आती हुई दिख रही है। बंधन बैंक जहाँ पे जो है सितंबर तिमाही में एडवांसेस 13% बढ़कर आते हुए दिखे। डिपॉजिट में भी आपको 13% की ग्रोथ दिखेगी, और कासा रेशो भी देखें तो यहाँ पे 200 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर आते हुए नजर आया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का भी अपडेट अच्छा ही आपको दिखेगा। डिपॉजिट करीबन 9.5% से बढ़कर आते हुए दिखे। एडवांसेस देखें तो 16% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी, और कासा रेशो देखें तो 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पे दिख रही है तिमाही दर तिमाही आधार पर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है कंपनी के बैंक के लिए। Q2 में ग्रॉस एडवांसेस देखें तो 29% की ग्रोथ आते हुए दिखी है। डिसबर्समेंट करीबन 43% की ग्रोथ दिखा रहा है। डिपॉजिट भी देखें तो 52% की ग्रोथ आते हुए दिखी है, और कासा रेशो भी देखें तो 15% से बढ़कर 16% के आसपास आते हुए नजर आया। L&T फाइनेंस होल्डिंग पे भी रखनी है नजर, क्योंकि रिटेल डिसबर्समेंट 32% से बढ़कर पिछले साल के कंपैरिजन में आते हुए दिखा है। रिटेल की लोन बुक देखें तो 33% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। मैरिको के नंबर्स आपको कमज़ोर दिखेंगे कुछ क्वार्टरली अपडेट आया है वहाँ से, क्योंकि कंसोलिडेटेड आय जो है वहाँ पे कंपनी का कहना है कि मार्जिनल गिरावट आ सकती है इस क्वार्टर में। वॉल्यूम ग्रोथ भी सिंगल लो डिजिट में ही आने की उम्मीद है घरेलू कारोबार में। हालांकि जो इंटरनेशनल कारोबार है वो स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनी का। ग्रॉस मार्जिन में उनका कहना है कि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन H2 को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव है। आने वाले 6 महीने में उनका कहना है कि ग्रामीण में जो कंजम्पशन है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। IEX पर भी रखनी है नज़र, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट आया है वहाँ पे 13% से वॉल्यूम बढ़कर आया है सितंबर में। साथ ही साथ रियल टाइम मार्केट वैल्यू भी देखें तो आपको 33% की ग्रोथ आती हुई दिखेगी, और Q2 के वॉल्यूम देखें तो 15% की ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं।
ओके, बहुत सारे अपडेट्स हैं। अरमान, मॉर्निंग बताएं, आप कौन सी खबरें लेकर आए हैं? जी गुड मॉर्निंग। खबरों में सबसे पहले आपको डिफेंस स्टॉक्स जिसमें आप HAL, कोचिन शिपयार्ड, BEL, टाटा मोटर्स, मझगांव डॉक, भारत फौज और अन्य सारी डिफेंस कंपनियां हैं, वहां पर आपको फोकस रखना है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की जो 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जो है वो जारी की गई है। इस सूची में कुल लगभग 98 आइटम्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें आप फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की बात करें, शिप बॉर्न ड्रोन्स हो, मीडियम रेंज प्रिसीशन किल सिस्टम्स हो, ये सब जो है इस सूची में शामिल किए गए हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर बड़े पिज़्ज़ा की कीमतों में कटौती पर जो मीडिया में आ रही थी खबरें, उस पर कंपनी ने सफाई दी है। उन कंपनी की तरफ से ये बयान आया है कि बड़े पिज़्ज़ा की कीमतें कम नहीं की गई है। वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, यहाँ पर इंडस टावर ने ट्राई से कहा है कि वोडाफोन से पेमेंट नहीं आने पर सर्विसेज जो है रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगी। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर कंपनी को करिश्मा XMR की जो है लगभग 13,690 के आसपास जो है बुकिंग मिलती हुई दिखी है और ग्राहकों की डिलीवरी हालांकि इस महीने त्योहारी अवधि में जो है वो शुरू होती हुई दिखेगी। NHPC यहाँ पर अचानक आई, जो सिक्किम में जो बाढ़ की वजह से जो उनका एक प्लांट है वहाँ पर जो उस प्लांट में जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसका ऑपरेशन रोका गया है और पानी कम होने पर जल्द से जल्द वहाँ पर ऑपरेशन जो है फिर से शुरू किया जाएगा। मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी जो है उन्होंने DRHP फाइल किया है। 1500 करोड़ के जो फ्रेश इश्यू जो है उसका IPO आ सकता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर इनको पुणे में DG GST इंटेलिजेंस से लगभग 2380 करोड़ का जो है डिमांड नोटिस मिला है। टैक्स कंसल्टेंट की सलाह पर डिमांड नोटिस पर जो है जवाब दाखिल करेगी कंपनी। GMR पावर एंड अर्बन, यहाँ पर अगर बात करें तो इसका सेप्को और सब्सिडरी जो है इनकी एक, उन्होंने एक जुड़े आर्बिट्रेशन का एक मामला है, जो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है उससे जुड़ा एक मामला है और इस मामले में आर्बिट्रेशन के तहत जो इनकी सब्सिडरी है उनको लगभग 1160 करोड़ जो है चुकाने का आदेश आता हुआ दिखा है। और अंत में बल्ड डील्स की बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वहां पर जो सेलर है कैप्री ग्लोबल ने लगभग 25 लाख शेयर्स जो कि 0.53% इक्विटी है वो बेचते हुए दिखे। ओके, ये है आपके लिए बहुत सारी खबरें आज की, बट ढेरों रिपोर्ट्स भी आई हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, आज ढेरों रिपोर्ट्स हैं, पहले टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो नवीन फ्लोराइन, यहाँ पर बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जेफरीज की तरफ से आ गया है डबल डाउनग्रेड। पहले खरीदारी की राय देते थे, अब ये होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कट किया उन्होंने, 5,475 से घटाकर 3,625 कर दिया। भाव चल रहा है 3,825, यानी करंट मार्केट प्राइस से भी नीचे का इन्होंने टारगेट दिया है और मान रहे कि लगातार टॉप मैनेजमेंट में जो बदलाव हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पर बिजनेस पर देखने को मिल सकता है। एबिटा के फोरकास्ट में 13% की कटौती की, जो स्टॉक को पहले 40 टाइम्स का मल्टीपल दे रहे थे अब ये भी घटाकर 30 टाइम्स का पी मल्टीपल दिया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब बात करते हैं क्वार्टरली हाइलाइट्स की, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। क्वार्टरली हाइलाइट्स हमने आपको खबरों में बता दिए, तो मैं रिपोर्ट्स और टारगेट्स आपको बता देता हूँ। HDFC बैंक, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, 2110 रुपये का टारगेट दिया, 1530 रुपये का भाव है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 2030 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया। बंधन बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो क्वार्टरली अपडेट्स आए तो जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 280 का टारगेट और बिल्कुल सिमिलर टारगेट मैक्वारी की तरफ से भी देखने को मिला। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 280 रुपीज़ का टारगेट है। PNB, यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अपने व्यू को बदलने के लिए तैयार नहीं है। 55 रुपये का लक्ष्य दिया इन्होंने, 80 रुपये का भाव चल रहा है और मान रहे कि डोमेस्टिक लोन ग्रोथ करीब 14% के आसपास की यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो बिकवाली की राय दे रहे हैं, 46 के टारगेट, दोनों रिपोर्ट जो है नेगेटिव साइड पर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 925 रुपये का टारगेट दिया है, 704 रुपये का भाव चल रहा है। RBL बैंक पर अंडरवेट की रेटिंग दे रहे मॉर्गन स्टैनली, 210 रुपये का टारगेट है। मेरे को ये कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है जहां पर आज क्वार्टरली अपडेट्स का इम्पैक्ट आएगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 571 का भाव, 650 का टारगेट। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा बुलिश हैं, 660 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लेकिन जो टारगेट प्राइस है इन्होंने 625 से घटाकर 610 रुपये कर दिया है। ओके, ये तो रही टॉप रिपोर्ट्स, कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, डेविस लैब पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है बर्नस्टीन की तरफ से, जहां पर इनको इनका प्रोडक्ट मिक्स पसंद नहीं आ रहा है, इसके चलते कवरेज की शुरुआत की अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 3,708 रुपये का भाव चल रहा है, 3,064 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। LNT पर रोज लगातार अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा। मान रहे कि मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बड़े ऑर्डर्स इन्हें मिल रहे हैं
लक्ष्य इन्होंने 3,240 से बढ़ाकर 3,600 रुपये कर दिया, 3,028 रुपये का भाव है। एस्कॉच कुबोटा में दबाव देखने को मिल सकता है क्योंकि HSBC की तरफ से आ गया डाउनग्रेड। पहले होल्ड की राय थी, अब रिड्यूस की रेटिंग है और लक्ष्य 2,400 से बढ़ाकर इन्होंने 2,500 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 3,200 पे चल रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स CLA से मान रहे कि डिस्काउंट पर चल रहे हैं वैल्यूएशन दूसरे पीएस के मुकाबले, खरीदारी की राय दी और लक्ष्य बढ़ाया इन्होंने 687 से बढ़ाकर 750 कर दिया, 626 का भाव चल रहा है। IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इन्फोसिस पर खास नजर रखिएगा क्योंकि JP मॉर्गन ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया और जो लक्ष्य वो 1150 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है, 1444 हालांकि भाव चल रहा है लेकिन रेटिंग को अपग्रेड किया है। TCS यहाँ पर अगर आप देखें तो JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने 2650 से बढ़ाकर 2900 रुपये कर दिया है। परसिस्टेंट सिस्टम्स पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, लेकिन KPIT यहाँ पर खास फोकस रखेगा क्योंकि HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है, 1140 के करीब का भाव है, 1535 रुपये का टारगेट दिया। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार रिपोर्ट जिन पर रहेगा एक्शन। बड़े समय बाद किसने ढंग से IT पर रिपोर्ट लिखी है वापस, JP मॉर्गन। चलो बढ़िया, देखते हैं IT शेयरों पर आज किस तरह का 1400 का टारगेट, इन्फोसिस सीधा 1110 से बड़े बड़े टारगेट आते दिखे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, बड़े समय बाद आशीष भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स लाए हैं। यस सर, 4 पेज। अच्छा, आप खुद मान रहे हैं कि बड़े समय बाद लाए हैं? रिपोर्ट्स बहुत संख्या ज्यादा है सर। नहीं, आज तो क्वालिटी भी बहुत बेहतर है। बिल्कुल, तो दमदार रिपोर्ट्स है और दमदार एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ। आइए करते हैं शुरुआत। और आज आपको न तो पिक ऑफ द डे मिलेगा, न पिक ऑफ द वीक मिलेगा, न पिक ऑफ ये पिक ऑफ वो, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज कुछ एक्स्ट्रा ही और अलग ही मिलेगा, उसका बिल्कुल। तो आज से क्रिकेट का महाकुंभ हो रहा है शुरू, और आपको भी अगर ये चुनना हो कि इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल काम होगा। हमने सोचा कि आपको क्यों ना आसान काम करने के लिए दिया जाए। आपको बताना ये है स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा होगा। अब से लेकर 19 नवंबर तक जब ये फाइनल खेला जाएगा, तब तक आपकी पसंद का शेयर वो कौन सा है जो कमाल करके दिखा सकता है। ध्यान रहे, इस बीच में रिजल्ट सीजन भी आ रहा है, बड़ा एक्शन बनने वाला है। तो आइए, हमारे सभी एक्सपर्ट्स का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। शुरुआत हिमांशु जी आपके साथ, बताएं सर स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। सुप्रभात अनिल जी, सभी को सुप्रभात। और अनिल जी, एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है, वर्ल्ड कप फाइनली इज हियर और मुझे लगता है कि अब काफी इंटरेस्टिंग दिन रहेंगे, काफी हैपनिंग डेज रहेंगे। और आज जो स्पेशल थीम आपने चुनी ये स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट की, काफी अच्छा इनिशिएटिव है अनिल जी। अनिल जी, मेरा जो स्टॉक है वो है PSU बैंकिंग स्टॉक से, जो मुझे लगता है कि एज अ सेक्टर लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जहां पर एक तरह से काफी दबाव झेल रही थी, उसके बावजूद इस स्पेस में हमने नए हाइज बनते हुए देखे। तो मेरा जो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट है वो है कैनरा बैंक, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 373 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है। मेरा मानना है कि 368 366 रुपए तक स्टॉक में खरीदारी के मौके मिल सकते हैं, तो वहां तक खरीदारी करें। 356 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 430 से लेकर 440 रुपए तक के टारगेट्स कैनरा बैंक में आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आने वाले कुछ हफ्तों में ब्रॉडली आप ये समझ के ले कि 2-2.25 महीने आपको ये पूरा टूर्नामेंट खेलना है, देखना है। खेलना तो मतलब क्या है, देखना है। तो इस लिहाज से आप ये व्यू 8 से 9 हफ्तों का बनाकर चलें। सेठी साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट जो मेरी ओर से रहेगा अनिल जी, वैसे तो एक से मेरा क्या होगा, तो अगर आपकी इजाजत होगी तो फिर चलो लेके आए। अरे बिल्कुल सर, मोर द मेरियर, बताइए। पहले एक जो पहला स्टॉक है उसकी बात करता हूं अनिल जी। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे आइनॉक्स विंड में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक कल 193 के लेवल्स पे बंद हुआ। एक तो इस रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी दुनिया का फोकस है और भारत में भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और कई सारे टेलविंड्स है। पहले सेक्टर के लिए बोलता हूं अनिल जी, सरकार ने क्लियर कट रोड मैप डिजाइन किया है। 40 गीगावाट की जो आज कैपेसिटी है विंड पावर की, उसको ले जाके 100 गीगावाट करने जा रहे हैं। तो उसका एक बड़ा फायदा जितनी भी विंड पावर वाली कंपनीज है, भले ही आइनॉक्स विंड है या सुजलोन है, सबको ही होना है। और कुछ 2-3 और बदलाव किए हैं, जैसे पहले ऑक्शन का जो सिस्टम था वो ई रिवर्स बिडिंग होती थी, काफी कंपटीशन था, वो अब क्लोज्ड ऑक्शन कर दिया है। और एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि जो प्रोजेक्ट्स विंड पावर प्रोजेक्ट्स 2025 के मार्च तक लगेंगे भारत में, उनको इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन चार्जेस है उसका वेवर दिया फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स।
मुझे लगता है उसके कारण भी काफ़ी डिमांड रहनी चाहिए। और इस कंपनी की बात करें तो एक ज़बरदस्त कंपनी है। अभी हाल ही में इन्होंने अपना नया 3.3 मेगावाट का टर्बाइन भी लॉन्च करा है, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रोजेक्ट सेटअप कॉस्ट उससे कम होते हैं। एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है और अब इस स्पेस में कंपटीशन काफ़ी कम हो गया। 3-4 प्लेयर्स ही बचे हैं, जो सुजलॉन और इसका नाम लिया मैंने, और जो सीमेंस गमेशा भी है इस सेक्टर में। बाकी 2016-17 के पहले 30-32 प्लेयर्स हुआ करते थे। तो ऑल इन ऑल सब कुछ अच्छा लग रहा है, एक ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी में एक और कॉन्फिडेंस इसलिए भी आता है कि प्रोमोटर्स ने 600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए हैं। फिर इन्होंने 400 करोड़ रुपया एक एमएनसी समीना ग्रीन नाम की प्राइवेट इक्विटी फंड है, उससे भी लिया है। तो मुझे लगता है ये अगले साल डेट फ्री हो जानी चाहिए। तो ऑल इन ऑल सब कुछ ठीक दिख रहा है और इस क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे होने चाहिए। जब तक ये वर्ल्ड कप चलता रहेगा, इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। तो 230 के मेरे टारगेट है बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, जो अचीव होने चाहिए। और बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 300 रुपए तक के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह आइनॉक्स विंड। ओके, खरीदारी करने की राय आइनॉक्स विंड में आती हुई सेठी साहब की तरफ से। दूसरी पिक भी सेठी साहब की तरफ से जरूर लेंगे, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन उससे पहले कुणाल जी हैं तैयार, और कुणाल जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नो डाउट ऑड मैन आउट जरूर हैं, बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं राष्ट्र की मुख्य धारा से, लेकिन फिर की उनके अंदर की भावनाएं देखो, अतिथि देवो भव है। हाँ, पूरी तरह से न्यूजीलैंड टीम को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जो आज अपना ओपनिंग मैच देख रही है। जर्सी का कलर काफी मिलता जुलता है। जी कुणाल जी, सुप्रभात, स्वागत है। बताएं सर, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आप समझ नहीं पाए अनिल जी, आप कई बार ये कह चुके हैं कि आप कलर के शेड्स पहचान नहीं पाते हैं और आपके लिए नीला नीला ही होता है। अनिल जी, ये बहुत गहरा नीला है। तो मैं ये सोच रहा था अनिल जी कि आपको शेड पता नहीं लगेगा। नहीं देखो, कलर कितना गहरा है वो तो छोड़ो, लेकिन आपको इतनी शेड्स की समझ है अनिल जी, पहचान गए। कलर कितना भी गहरा हो, आपकी गहरी सोच को प्रणाम है। कुणाल जी गजब, सोच आपकी कलर से ज्यादा गहरी है। चलिए हम इसको काले के बजाय नीला मान लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, डन है सर। बताएं अनिल जी, माय ब्लू इज डीपर देन योर ब्लू, ये आप मान करके चलिए। और अनिल जी, अब ये स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट बताना है तो अनिल जी स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एनालिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट आपको पहले बता देता हूं, और वो मैं होने वाला हूं। तो अनिल जी, कवर मैंने कस ली है, एनालिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट तो मैं ही साबित होऊंगा। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये पता चलेगा सोमवार से जब बंसल जी भी आ रहे हैं फुल फॉर्म में, फिर तब समझ में आएगा लिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। दिस टॉपिक विल डिस्कस ऑन मंडे। जी सर, बताएं। तो अनिल जी, खरीदारी की राय है और शेयर मैंने वो चुना है जिस पर आपने भी कई बार खरीदारी की राय दी, आपको भी पसंद है। और स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, जिसमें करेक्शन आ चुका है। स्टॉक लगभग 2800-2900 तक गया था और वहां से करेक्ट होकर के अब 2400-2500 के आसपास इसने एक बेस बना लिया है। और कुछ हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जिस पर वापस रिन्यूड बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी कुछ असाधारण हमने पिछले कुछ सत्रों में देखी, तो मुझे लगता है वापस तैयारी कर रहा है ये स्टॉक एक बड़ी तेजी दिखाने का। तो टूर्नामेंट के लिहाज से मेरा टारगेट 2800-2850 का है। 2800 से 2850 के टारगेट के लिए बाय करें, 2500 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। तो एमटार टेक है खरीदारी की राय। ओके, एमटार टेक्नोलॉजी, ये है वो स्टॉक कुणाल जी की पसंद का, हमारी भी पसंद का, और ये है स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आपके लिए। आइए, धर्मेश खान साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुप्रभात। बताएं सर, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात सभी पैनलिस्ट को भी, दर्शकों को। देखिए, ये टूर्नामेंट चालू रहा तो अटैकिंग प्लेयर लेना पड़ेगा, और अटैकिंग प्लेयर मेरा ये है कि जो अटैक करते हैं उस कंपनी से है। तो डिफेंस सेक्टर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का सिलेक्शन है इस टूर्नामेंट के लिए, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं। और इनका ऑर्डर बुक में काफ़ी परसेप्टेबल चेंज आया है। पहले ये सर्विस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम ज़्यादा करती थी, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग साइड में आ रही है। और मेक इन इंडिया का गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, इसको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कारगर साबित हुआ है। अगर एडजस्टेड प्राइस आफ्टर स्प्लिट के बाद भी देखें, जो पुराने जो प्राइस हैं उस हिसाब से भी ये पिछले 4-6 महीने में अराउंड 30-40% का प्राइस ट्रैक चल रहा है। बट अभी भी ये सस्ता है कंपेयर टू अदर डिफेंस के स्टॉक। सो यहाँ पे अगर 1950-60 के आसपास अगर इसमें आप बाइंग करते हैं तो 2600 का टूर्नामेंट के हिसाब से मेरा टारगेट निकल के आता है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बुक टू बिल रेशियो 3x के अराउंड है। 82,000 का ऑर्डर बुक है, जिसमें 60,000 को इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक है। ऑपरेटिंग रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन काफ़ी इंप्रूव होकर आ गई है। और रिसीवेबल पीरियड जो 2018-19 में 227 दिन होता था,
वो 64 दिन का आ गया। तो हर तरीके से काफी एडवांटेजेस है। 19 के पीई पे मल्टीपल पे मिल रहा है 1 साल फॉरवर्ड, और नॉर्मली ये 25 या 26 के पीई मल्टीपल पर जिसके बाकी पीयर ग्रुप पर ट्रेड करते हैं, तो काफी अच्छा वैल्यूएशन गैप यहाँ पे मिल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बाई करके चले और फुल फ्लो में अटैक करें इस टूर्नामेंट को। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए 2600 का टारगेट। क्या बात है, बड़े और एग्रेसिव दमदार टारगेट आते हुए धर्मेश जी की तरफ से तैयार है। सुमित जी भी हमारे साथ, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। सुमित जी, एक आदमी न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है, दूसरा आदमी एम्पायर बन रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है, एम्पायर ऑफ द टूर्नामेंट आज तक किसी को मिला नहीं है अवार्ड। ये क्या है? अनिल जी, मैंने सोचा सब अगर टूर्नामेंट इतना बड़ा चल रहा है, इतना बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, हाँ, तो सब अगर प्लेयर ही बनेंगे तो फिर कौन वॉच रखेगा, कौन ऑब्जर्वेंट रहेगा? तो एक डिसेंट सा एक एम्पायर की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया। आई होप कि आपकी एम्पायरिंग के फैसलों का विरोध ना हो। जी बताए सर। तो अनिल जी, जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है मारुति। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, लेकिन ये स्टॉक परफॉर्मर है और ये कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है। मुझे लग रहा है कि अभी गिरावट के बाद अभी यहाँ पे वापस से खरीदारी के मौके हैं। 10,100 के आसपास इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। मारुति के अंदर यहाँ से आने वाले दिनों में या आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर मारुति को सिलेक्ट करना चाहिए। CMP और CMP से कोई भी 100-150 रुपए का डिप आता है तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा वो 9,850 9,900 के आसपास का सपोर्ट है। तो 9,900 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेंगे 10,500 11,000, ये लेवल इमीडिएटली आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में मारुति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मारुति है स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आपके लिए। सुमित जी की तरफ से इस पर रखें नजर। सेठी साहब ने इरादा जाहिर किया कि लंबा टूर्नामेंट है, लगभग 9 हफ्तों का, एक स्टॉक से काम चलेगा नहीं। 9 क्या 10 हफ्तों का हो गया एक तरीके से। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर, नहीं सॉरी 6 हफ्ते, सॉरी 6 हफ्तों का टूर्नामेंट है। तो सेठी साहब बताएं सर, आपका एक और स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल अनिल जी, जो ये स्टॉक है डायरेक्ट प्ले है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए, और स्टॉक का नाम है जोमेटो, जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। कल 101 के आसपास बंद हुआ है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। पिछले क्वार्टर में एबिटा लेवल्स में प्रॉफिटेबल हुई है, पैट लेवल्स पे प्रॉफिटेबल हुई है, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ब्लिंकिट को भी इंटीग्रेट कर लिया है अपने में। और जिस तरह से वर्ल्ड कप के दौरान जो फूड डिलीवरी जो कारोबार बढ़ता है तो उसका एक बड़ा फायदा देखना चाहिए। और ऐसे भी आजकल ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, कई FIAs और बड़े इन्वेस्टर्स भी इस पर बुलिश है। मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट 120 का छोटा टारगेट है और 150 रुपए का टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। और अनिल जी, आज जो क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, अनिल जी आज जो पहला मैच हो रहा है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, इसमें एक खास बात है। क्या वो आप बताइए अनिल जी। खास बात मतलब कि किस हिसाब से? पिछले वर्ल्ड कप से हाँ, फाइनल इन्हीं का था ना दोनों का। हाँ बिल्कुल अनिल जी, इन दोनों के बीच में फाइनल हुआ था 2019 में, और क्या जबरदस्त फाइनल था, आज तक का वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग मैच, जिसमें वो कुछ वैसे ही था ना, चौके के किसने ज्यादा चौके मारे उससे डिसीजन हुआ था। हाँ बराबर है। ओरिजिनल 50 ओवर भी टाई हुए, फिर सुपर ओवर जो था वो भी टाई हुआ, और जिन्होंने ज्यादा बाउंड्री मारी उस हिसाब से ज्यादा चौकों से डिसीजन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। सर साहब, आपको देख के लगता नहीं कि आपकी मेमोरी इतनी पुरानी है मतलब। मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि वो मैच होने के बाद 7-8 बार तो हाइलाइट्स देख लिया अनिल जी उसके। अच्छा, ओके, क्या बात है। सेठी साहब की खास चलो, कुछ मैच ऐसे होते हैं जो हाइलाइट के तौर पे लगातार देखे जाए तो मजा तो आता है, और मजा आता है बिल्कुल। तो अच्छा बता दूं आपको कि हर 15 मिनट में आपके लिए आ रहा है स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट। और हमारे अलग अलग एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ जुड़े उन्होंने तो आपको दे ही दिया है, लेकिन बाकी एक्सपर्ट भी हर 15 मिनट पे आपके लिए स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट आने की तैयारी में। तो बस बिल्कुल अलर्ट रहिए। हमारे एक्सपर्ट्स की 6 हफ्तों के लिहाज से जो बेहतरीन पिक है वो आपके लिए आने वाली है। इनफैक्ट अलर्ट रहना है सर, क्योंकि कुछ ही देर में आप भी अपना स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट देने वाले हैं। तो 9 बजे अनिल जी के साथ भी आप अपॉइंटमेंट सेट कर लीजिए। बस कुछ ही देर में अनिल जी भी आपको बताएंगे कि उनके रेडार पर इस टूर्नामेंट के लिए कौन सा स्टॉक। बिल्कुल 9 बजे से भी डन। चलिए
आइए एक दो और काउंटर्स पर बात कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और जानते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहेगा। सेठी साहब, अपडेट्स बहुत सारे आए हैं, एक मैरिको पर आपसे राय लेनी थी। वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से कुछ खास अपडेट नहीं आया है, लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का इन्होंने कहा है, हालांकि ग्रॉस मार्जिन में इन्हें बढ़ोतरी की उम्मीद है। कुछ ज़्यादा खास अपडेट आया नहीं है मैरिको की तरफ से, हालांकि रिसेंटली स्टॉक एक्शन में था। आपकी क्या राय सर मैरिको पर? दीपांशु, ये जो अपडेट्स है बहुत ज्यादा कुछ इनमें है नहीं पॉजिटिव, और मुझे लगता है स्टॉक पे दबाव रहना चाहिए, या स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगा। जो अपडेट्स बाकी के आए हैं उन पे ज्यादा बुलिश है, जो बैंक्स और एनबीएफसीज के अपडेट्स आए हैं, कमाल के अपडेट्स आए हैं, मुझे लगता है वो सेक्टर जो है उस पर फोकस करना चाहिए। और मेरिको में मुझे लगता है जो अपडेट्स के लिहाज से आज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ओके, डिसअपॉइंटिंग है, देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आएगा। और भी स्टॉक्स की करनी बात थी।